हेलो फ्रेंड्स, बंस का जीएस सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, महालवारी व्यवस्था महालवारी व्यवस्था अंग्रेज़ों के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर लागू था? और इसका ऑप्शन है ए 40%, बी 30%, सी 45% और डी 51%। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 30% क्षेत्रों पर महालवारी व्यवस्था अंग्रेज़ों के लागू था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था लागू किया गया था। और अस्थाई बंदोबस्ती में 3 व्यवस्था था। पहला जमींदारी व्यवस्था, दूसरा रैयतवारी और तीसरा महालवारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था अंग्रेज़ों के कुल क्षेत्र के 19% भाग पर लागू था और रैयतवारी व्यवस्था अंग्रेज़ों के कुल क्षेत्र के 51% भागों पर लागू था और महालवारी व्यवस्था अंग्रेज़ों के कुल क्षेत्र के 30% भागों पर लागू है। तो यहाँ इसका सही आंसर 30% हो जाएगा। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार एग्जाम में प्रश्न ऐसा पूछ चुका है, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है महालवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? महालवारी व्यवस्था किस अंग्रेज़ों के द्वारा लागू किया गया था? और इसका ऑप्शन है ए थॉमस मुनरो के द्वारा, बी जॉन शोर के द्वारा, सी हॉल्ट मैकिंजे के द्वारा और डी उपर्युक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा सी हॉल्ट मैकिंजे के द्वारा महालवारी व्यवस्था को लागू किया गया था। और यह व्यवस्था बम्बई के कुछ क्षेत्रों पर, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर लागू थे। और यह अंग्रेज़ों के कुल क्षेत्र के 30% भागों पर लागू किया गया था। और इस व्यवस्था में गांव के मुखिया को हेड बना दिया जाता था और उसी के द्वारा पूरे गांव के लगान इकट्ठा करके अंग्रेज़ों के पास पहुंचा दिया जाता था। तो पूरे गांव पर यह व्यवस्था लागू किया गया था, यह लगान लगाया जाता था, इसलिए उसको महाल कहा जाता है और महाल से इसका नाम महालवारी पड़ गया है। तो यहाँ इसका सही आंसर हॉल्ट मैकिंजे, याद रखिएगा, हॉल्ट मैकिंजे महालवारी व्यवस्था को लागू किया था। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट लाने का मुख्य कारण क्या थे? रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 ईस्वी में लाया गया था, इसके लाने का मुख्य कारण क्या था? और इसका ऑप्शन है ए कंपनी द्वारा ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड की कर्ज मांगे गए थे, बी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार करना, सी बंगाल में द्वैध शासन का लगाना और डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट लाने का मुख्य कारण, रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार के संसद के द्वारा लाया गया था और इसके लाने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका यहाँ सही आंसर ए हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड की कर्ज मांगे गए थे। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और इसको एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार की एकाधिकार प्रदान किया गया था और जेम्स प्रथम के द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए एकाधिकार प्रदान कर दिया गया था। और इसी क्रम में 1608 में पहला अंग्रेज यात्री हॉकिंस भारत आता है और जहांगीर से भारत के कुछ क्षेत्रों पर फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्राप्त करता है। इसके बाद अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में व्यापार किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी
भारत से व्यापार करती है और व्यापार इसका काफ़ी लाभदायक होता है। इसके बावजूद भी 1773 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड की कर्ज मांग लेती है। अब ब्रिटिश सरकार की कान खड़े हो जाती है कि आखिर इतना लाभदायक, भारत में इतना अच्छा व्यापार चल रहा है, इसके बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 लाख पाउंड की कर्ज क्यों मांगने की आवश्यकता पड़ गई। और इसके लिए एक जांच आयोग बैठाया गया और जांच आयोग के रिपोर्ट के आधार पर अब ब्रिटिश सरकार निर्णय ले ली है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर कुछ लगाम लगाना जरूरी है। और इसी क्रम में रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम लगाने के लिए उसके कुछ उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। यदि 10 लाख पाउंड का कर्ज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नहीं मांगा जाता तो ब्रिटिश सरकार रेगुलेटिंग एक्ट लाने का मन नहीं बनाती। हालांकि ब्रिटिश सरकार भी चाह रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण लगाने का कोई मौका मुझे मिले, और इसको मौका मिल गया और इस मौका का ये फायदा भी उठाया। और रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही भारत के बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ सही आंसर ए हो जाएगा। 10 लाख पाउंड की कर्ज मांगना ही ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारी पड़ गया था। चलिए अगला प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को प्रशासनिक तथा सैनिक शक्ति दिया गया था। दोस्तों 1773 के बाद लगातार रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया जा रहा था। सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, उसके बाद फिर चार्टर एक्ट लाया गया। तो यहाँ प्रश्न कह रहा है कि किस चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को प्रशासनिक और सैनिक दोनों शक्ति प्रदान किया गया। और यहाँ इसका ऑप्शन है ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1786 का चार्टर एक्ट, सी 1793 का चार्टर एक्ट और डी 1813 का चार्टर एक्ट। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा 1786 का चार्टर एक्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर 1786 में भारत भेजा जा रहा था। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि हम भारत जाएंगे तो एक ही शर्त पर जाएंगे कि हमको पूरा पावर होना चाहिए, प्रशासनिक पावर भी होनी चाहिए और सैनिक पावर भी होनी चाहिए, तब हम भारत जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और इसी की मांग को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1786 का चार्टर एक्ट लाया गया और इसी चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रशासनिक और सैनिक दोनों शक्ति प्रदान किया गया। तो यहाँ इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारतीय राजस्व से वेतन दिए जाने का प्रावधान किस चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। और इसका ऑप्शन है ए 1793 का चार्टर एक्ट, बी 1786 का चार्टर एक्ट, सी 1813 का चार्टर एक्ट और डी 1833 का चार्टर एक्ट। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा 1793 का चार्टर एक्ट। ये ए ऑप्शन सही है, आंसर है 1793 का चार्टर एक्ट सही आंसर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 के चार्टर एक्ट के द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी।
और उसके बाद इसमें 6 सदस्य शामिल था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल 6 सदस्य हैं। शुरुआत में तो वेतन ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया जाता था, लेकिन 1793 में के चार्टर एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितना भी सदस्य हैं सभी का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। तो यहाँ इसका सही आंसर ए 1793 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? दोस्तों, और यह प्रश्न अनेक एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो और इसका ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है। ए में है 1786 का चार्टर एक्ट, बी है 1793 का चार्टर एक्ट, सी है 1813 का चार्टर एक्ट और डी है 1853 का चार्टर एक्ट। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1813 का चार्टर एक्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी और इसे शुरुआत में एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 15 वर्षों का एकाधिकार दिया गया था पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। लेकिन बाद में जेम्स प्रथम के द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए एकाधिकार प्राप्त हो गया था। लेकिन जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी तो उसके बाद अनेक ब्रिटेन में बहुत से उद्योग लगे थे। अब ब्रिटेन के उद्योगपति सरकार पर दबाव डाल रहा था कि हमें भी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया जाए, और सरकार पर काफ़ी दबाव पड़ने के कारण 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एकाधिकार प्राप्त था उस एकाधिकार को समाप्त करके ब्रिटेन के सभी कंपनियों को पूर्वी देशों के साथ व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी भी चाय के व्यापार पर और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त था। तो यहाँ इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1813 का चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न है, सिविल सर्विसेज के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत किस चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था? और इसका ऑप्शन है ए 1813 का चार्टर एक्ट, बी 1853 का चार्टर एक्ट, सी 1833 का चार्टर एक्ट और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, सिविल सर्विसेज के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। 1853 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया था कि सिविल सर्विसेज में सभी लोग भर्ती किए जाएंगे, भारतीय लोग भी और ब्रिटेन यानी यूरोपीय लोग भी भर्ती किए जाएंगे। हालांकि यह प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट में ही कर दिया गया था, लेकिन खुली प्रतियोगिता सिविल सर्विसेज में प्रवेश के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रावधान 1853 के चार्टर एक्ट में किया गया था और इसमें भारतीयों को भी शामिल होने की इजाज़त दी गई थी। भारतीय लोग भी सिविल सर्विसेज के प्रतियोगिता में भाग लेंगे और यदि ये पास करेंगे तो उनको भी सिविल सर्विसेज की नौकरी दी जाएगी। और इसमें शुरुआत में इंग्लैंड में इसके लिए प्रतियोगिता आयोजित किया जाता था। इंग्लैंड में जाकर एग्ज़ाम देना पड़ता था। फिर बाद में इंडिया में भी, भारत में भी इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ इसका प्रश्न के अनुसार सही आंसर 1853 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन गलत है? डलहौजी
जो हड़प नीति चलाया था भारतीय क्षेत्रों को जीतने के लिए, तो इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है, यह प्रश्न कह रहा है। और इसका कथन दिया हुआ है। पहला कथन में है सतारा को 1848 में हड़प लिया गया। दूसरा कथन है बघाट को 1850 में हड़प लिया गया। तीसरा कथन है जैतपुर संबलपुर को 1849 में हड़प लिया गया। और चौथा कथन है झांसी को 1854 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। और इसका ऑप्शन है ए केवल एक गलत है, बी केवल 4 गलत है, सी कोई गलत नहीं है, और डी 3 और केवल 3 आंसर गलत है। तो दोस्तों यहाँ इसका जो कथन है इसको समझते हैं। पहला कथन है सतारा को 1848 में हड़प लिया गया, यह बिल्कुल ही सही कथन है। सतारा सर्वप्रथम डलहौजी के हड़प नीति में सतारा को ही मिलाया गया था। ऐसा कई बार प्रश्न अनेक एग्जाम में पूछा गया कि डलहौजी के हड़प नीति में सबसे पहले किस क्षेत्र को हड़पा गया था, तो सतारा को हड़पा गया था। इसके बाद बघाट को 1850 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया, यह भी सही है। जैतपुर संबलपुर को 1849 में मिलाया गया, यह भी सही है। झांसी को 1854 में मिलाया गया, यह गलत है। झांसी को 1853 में मिलाया गया, 1853 में मिलाया गया। तो यहाँ चौथा कथन गलत है। झांसी को 1854 में नहीं 1853 में मिलाया गया है। तो ये ऐसा किस ऑप्शन में है, तो बी है। बी केवल 4 गलत है, तो यहाँ सही आंसर बी हो जाएगा। यहाँ इसका सही आंसर बी। चौथा कथन गलत है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में हार के बाद बहादुर शाह जफर किसके मकबरे में जाकर छिप जाते हैं। और इसका ऑप्शन है ए अकबर के मकबरा में, बी हुमायूं के मकबरा में, सी शाहजहां के मकबरा में, और डी औरंगजेब के मकबरा में। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर हुमायूं का मकबरा हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया था, और वहाँ के सैनिक दिल्ली की ओर कूच किए थे और दिल्ली चले आए थे। 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुँच गए थे और 12 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिए थे। और बहादुर शाह जफर को मुगल वंश का शासक घोषित कर दिया गया था। शुरुआत में बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह में भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन बाद में ये 1857 के विद्रोह में भाग लेते हैं। लेकिन दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाने के बाद बहादुर शाह जफर हुमायूं की मकबरा में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों को किसी गद्दार के द्वारा खबर दे दिया जाता है और इनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहाँ इसका सही आंसर बी हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न है किसकी मदद से लक्ष्मीबाई झांसी के किले से भागने में सफल हो जाती है। और इसका ऑप्शन है झलकारी बाई, बी हैदरी बाई, सी रहीमी बाई, और डी उपर्युक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर झलकारी बाई हो जाएगा। झलकारी बाई लक्ष्मीबाई के दोस्त थे और यह पूरी सेना को प्रशिक्षण वगैरह का कार्य करते थे, सेना को प्रशिक्षण देते थे। लक्ष्मीबाई के कुछ गद्दारों ने झांसी के किले में अंग्रेज़ों के प्रवेश के सूचना दे देती है कि झांसी में के किला में किस प्रकार से प्रवेश किया जाएगा।
और उसकी सूचना के अनुसार ये अंग्रेज लोग झांसी के किला में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई गिरफ्तार नहीं हो पाती है। झलकारी बाई की सहायता से लक्ष्मीबाई झांसी के किलों से भागने में सफल हो जाती है। तो यहाँ इसका आंसर आंसर झलकारी बाई हो जाएगा। झलकारी बाई ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, आजमगढ़ से जगदीशपुर जाने के क्रम में कुंवर सिंह का किस अंग्रेज सेनापति से युद्ध होता है? और इसका ऑप्शन है ए डनवर से, बी डगलस से, सी नील ग्राइंड से और डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा, डगलस। जगदीश 1857 के विद्रोह में बिहार से कुंवर सिंह नेतृत्व किए थे और यह आरा के जगदीशपुर से अपना कमान संभाले हुए थे और 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे। इनके द्वारा आरा पर कब्जा कर लिया जाता है, लेकिन बाद में अंग्रेज लोग आरा पर फिर से कब्जा कर लेता है। इसके बाद कुंवर सिंह भागकर शुरुआत में कानपुर जाते हैं, कानपुर से फिर लखनऊ जाते हैं। वहाँ लखनऊ के महारानी से रानी हजरत महल से मिलते हैं। हजरत महल ने इनको आजमगढ़ का क्षेत्र देता है कि आजमगढ़ से आप जाकर नेतृत्व संभालिए। ये आजमगढ़ चले जाते हैं और कुछ आजमगढ़ में कुछ दिन रहने के बाद फिर से जगदीशपुर आने का निश्चय करते हैं। वही आजमगढ़ से जगदीशपुर आने के क्रम में डगलस के साथ इनका युद्ध होता है और इसी क्रम में जब ये एक नाव से गंगा नदी को पार कर रहे होते हैं तो डगलस एक तोप चलाता है, जिसका एक गोला नाव पर आकर गिर जाता है और इसी के कारण इनका ये काफ़ी घायल हो जाते हैं। इनको अपना एक हाथ काटना पड़ता है और गंगा को अर्पित कर देते हैं। तो यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा, डगलस। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? और इसका ऑप्शन है ए संथाल विद्रोह, बी सन्यासी विद्रोह, सी कोल विद्रोह और डी भील विद्रोह। तो दोस्तों यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी अपना एक पुस्तक लिखे थे आनंद मठ, और इस आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा किया गया है। अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला विद्रोह सन्यासी विद्रोह ही हुआ था। तो यहाँ इसका आंसर सन्यासी विद्रोह, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं की गई थी? और इसका ऑप्शन है ए आत्मीय सभा, बी वेदांत कॉलेज, सी ब्रह्म समाज और डी तत्वबोधिनी सभा। तो दोस्तों यहाँ इसका आंसर तत्वबोधिनी सभा हो जाएगा। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। लेकिन तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की जाती है। तो यहाँ इसका आंसर डी हो जाएगा, तत्वबोधिनी सभा। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह में किस जनजाति ने भाग लिया था? और इसका ऑप्शन है ए मुंडा जनजाति, बी उरांव जनजाति, सी हो जनजाति और डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों मुंडा कोल विद्रोह जो 1831 ईस्वी में हुआ था, इसमें सभी जनजाति भाग लिए थे। तो यहाँ इसका आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। कोल विद्रोह में मुंडा जनजाति भी भाग लिए थे, उरांव जनजाति भी भाग लिए थे
और हो जनजाति भी भाग लिए थे। और कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत के द्वारा किया जाता है। बुद्धो भगत तो यहाँ इसका सही आंसर डी हो जाएगा। और कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में हुई थी बुद्धो भगत के नेतृत्व में। चलिए, तो यहाँ इसका और प्रश्न के अनुसार सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम अंग्रेजी दैनिक अखबार इंडियन मिरर किनके द्वारा निकाला गया था? भारत का पहला दैनिक अखबार इंडियन मिरर था। यह किनके द्वारा निकाला गया था? तो और इसका ऑप्शन है ए राजा राममोहन राय के द्वारा, बी केशव चंद्र सेन के द्वारा, सी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा और डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ इसका सही आंसर केशव चंद्र सेन हो जाएगा। केशव चंद्र सेन ने प्रथम इन दैनिक अखबार इंडियन मिरर को चलाए थे। और केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। राजा राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का कमान देवेंद्र नाथ टैगोर संभालते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर कुछ समय के लिए जंगलों में चले जाते हैं, तो केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की कमान दे देते हैं। और इसी क्रम में केशव चंद्र सेन इंडियन मिरर नामक अखबार निकालते हैं। तो यहाँ इसका सही आंसर बी हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न है, केशव चंद्र सेन के प्रयास से वेद समाज की स्थापना कहाँ होती है? और इसका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र में, बी मद्रास में, सी बंगाल में और डी दिल्ली में। तो केशव चंद्र सेन ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना, इन केशव चंद्र सेन के प्रयास से मद्रास में वेद समाज की स्थापना होती है। और इन्हीं के प्रयास से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। तो यहाँ प्रश्न वेद समाज है, तो वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुई थी 1867 में। तो यहाँ इसका सही आंसर मद्रास ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आज का मॉडर्न हिस्ट्री का महत्वपूर्ण प्रश्न था। और यह प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप ये सभी प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।